नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। डायबिटीज भारत में पांव पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट भारत को डायबिटीज कैपिटल का टैग भी मिल चुका है। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि बात अब हमारे भविष्य की है। डायबिटीज, जिसे साइलेंट किलर बोला जाता है, वो हमारे बच्चों को अपना शिकार अब बना रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ पर एक रिपोर्ट कह रही है। और इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है जो आईसीएमआर की तरफ से रिलीज की गई है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने टाइप 1 डायबिटीज को लेकर अपनी एक स्टडी की रिपोर्ट जारी की है। स्टडी के मुताबिक भारत में किशोरों में डायबिटीज की समस्या खतरनाक तरीके से बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में करीब 10 लाख लोग टाइप 1 डायबिटीज से जूझ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले भारत के हैं। देश में 2.5 लाख लोग टाइप 1 डायबिटीज के शिकार हैं। इनमें से 95,600 मामले 14 साल से कम उम्र के बच्चों के हैं। हर साल करीब 16,000 बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। आईसीएमआर की ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब एक बार फिर से कोरोना के मामलों में रफ्तार आने लगी है और डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होता है। डायबिटीज का इस कदर बढ़ना इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज होने पर शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। ये बीमारी आमतौर पर कम उम्र में या छोटे बच्चों में होती है, लेकिन कई बार ये वयस्क और ज्यादा उम्र के लोगों को भी हो सकती है। खास बात यह भी है कि टाइप 1 डायबिटीज से जूझ रहे लोगों को अपने खून में ग्लूकोज का लेवल बनाए रखने के लिए हर दिन इंसुलिन के इंजेक्शन और थेरेपीज लेनी पड़ती है। डायबिटीज मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है ग्लाइसेमिक कंट्रोल, यानी डायबिटीज की देखभाल के लिए अब नए इंसुलिन एनालॉग पंप, ऑटोमेटेड इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम एंड सेंसर जैसी तमाम चीजें मौजूद हैं, जिनसे मरीजों के लिए डायबिटीज लेवल मैनेज करना आसान होता है। लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या इस बीमारी की पहचान होने के बावजूद लोगों की इसको गंभीरता से नहीं लेने की है। आईसीएमआर का कहना है कि देश में सिर्फ 1/3 डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। स्टडी में यह भी दावा किया गया है कि सिर्फ चेकअप नहीं, बल्कि लोग डायबिटीज के हिसाब से डाइट मेंटेन करने और एक्सरसाइज करने में भी बेहद पीछे हैं। ऐसे में बच्चों में पांव पसारती इस बीमारी पर काबू पाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो क्लियरली यहाँ पर स्थिति काफ़ी परेशान करने वाली है, क्योंकि बात हमारे बच्चों की है और हमारे पास इस बीमारी को कंट्रोल करने का क्या तरीका है। कई सारे सवाल इसी को लेकर अब खड़े हो रहे हैं। क्या हमें डायबिटीज से डील करने के तौर तरीकों को बदलने की ज़रूरत है? एक देश के तौर पर हमारी तैयारी क्या है? इन सभी सवालों पर हम विस्तार से आज बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी जुड़ गए हैं। आईसीएमआर के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल डॉक्टर NK गांगुली हमारे साथ हैं। पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट मेदांता हॉस्पिटल डॉक्टर मनप्रीत सेठी, और फिटनेस एक्सपर्ट और न्यूट्रिशनिस्ट दीक्षा छाबड़ा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। सबसे पहले डॉक्टर गांगुली, आप ही के पास में आऊँगी। जो रिपोर्ट जारी की गई है वाकई वो चिंता में डाल देने वाली है, क्योंकि बात हमारे बच्चों की है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हमें विस्तार से समझाएं, क्योंकि जहाँ तक हमें समझ में आता है ये जेनेटिक है। तो बच्चों में अगर इसकी तादाद हमें ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कितना खतरनाक है ये? खतरनाक है, क्योंकि जो आईसीएमआर का रिपोर्ट है ये बोलते हैं कि हर साल 3 पर 1 लाख वो बढ़ जाते हैं, बढ़ रही है। और जो 10 सेंटर में हुआ है, एक में कर्नाटका में 17 पर लाख है और लैक्स है, जो चेन्नई है 3 पर लैक्स है, और हरियाणा करनाल में करीब 10 पर लैक्स है। तो ये काफी बड़ी संख्या है और इसके कई कारण होते हैं। जेनेटिक्स कारण 2 एलील जेनेटिक मार्कर है। एक का नाम है DQB1 B2 और एक का नाम है DQB1 DQA1 एंड DQB1। तो इनमें
इनसे जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनमें 45% लोग ससेप्टेबल होते हैं, जो एशियन है 11% होते हैं। इंडिया में ससेप्टेबिलिटी इसमें कम होती है, बट अगर ट्विंस हैं तो एक सिबलिंग को है तो दूसरे के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके और कारण है, ऑटोइम्यून डिजीज भी है जेनेटिक के अलावा, तो ऑटोइम्यून कंडीशंस है, ऑटोइम्यून कंडीशंस के लिए भी होता है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, ड्रग्स होता है, कुछ डिजीजेस होती है उनके साथ भी ये चलता है। एंड जिनको इंसुलाइटिस होता है या जिनको एक्रोमेगाली होता है, फ्यूज क्रोमोसाइटोमा, इस तरह के कई चीजें होती है जो उनमें इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब इसका पहले पता चलता है, क्योंकि जो लोग एंटीनेटल केयर में जाते हैं जिनके मदर्स को जेस्टेशनल डायबिटीज होते हैं, एक छोटे परसेंटेज को हाइपर इंसुलिनिमिया होता है और बच्चों को, बट ज्यादातर लोगों में ये घट जाता है। कुछ बच्चों में ये टाइप 1 डायबिटीज के आकार में आती है। शुरू में इसको प्री डायबिटिक कंडीशन होता है, उस वक्त अगर इसको मैनेज किया जाए तो आप जो ऑर्गन डैमेज है जिसमें इसमें आंख की दृष्टि जाती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, नेफ्रोपैथी होती है, किडनी खराब होता है, कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स होते हैं, तो ये इनमें घटा है। ऑर्गन डैमेज इसमें बड़ी खतरनाक होती है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम है कि इसको मैनेज लगातार करना पड़ता है, इंसुलिन से ही मैनेज होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन की कमी दोनों रीजन होता है जहां पर कि इसको लगातार इंसुलिन की जरूरत होती है। और अगर शुरू में जब प्री डायबिटिक स्टेज है उस वक्त अगर कंट्रोल किया जाए तो आप इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि इंसुलिन का दाम बहुत ज्यादा होता है, कई लोगों को इसमें परेशानी होती है। एक और चीज इसमें देखा गया है, ये नया खोज है एक्चुअली, जब मैं आईसीएमआर था हमने स्टार्ट कराया था। एक कैमल मिल्क में कुछ पेप्टाइड्स होती है, वो ये स्टडी पहले बीकानेर में हुई थी। उन्होंने पहले देखा था कि उनके एक ट्राइबल कम्युनिटी है राइका, जो सिर्फ कैमल मिल्क लेते हैं, उनमें डायबिटीज बहुत ही कम होता है, 1% से नीचे होता है। तो ऐसे उसमें जो खोज हुआ तो देखा गया कि अगर कैमल मिल्क पिलाया जाए तो इंसुलिन डिपेंडेंसी घटाई जा सकती है, इंसुलिन की जो अमाउंट जरूरत होती है उसको घटाया जा सकता है। सो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और कांस्टेंट केयर में रहना चाहिए। शुरू में कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इम्यूनोसप्रेसेंट, साइक्लोस्पोरिन, इस तरह की कुछ दवाइयां भी दी जाती है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें कुछ एंटीबॉडीज होती है जो इंसुलिन के बीटा सेल के अगेंस्ट होती है। इस तरह से कुछ पहचान भी है जिससे इसको बताया जा सकता है ये ऑटोइम्यूनिटी है, वायरल इन्फेक्शन, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है या जेनेटिक है। तो मल्टीपल फैक्टर्स के लिए भी ये हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और अगर जल्दी कंट्रोल में आ जाए तो शायद इसका इलाज भी आप कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर सेठी, इलाज तो तब होगा जब आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार है। बहुत समय तो बच्चों को, पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पाता है, और ये रिपोर्ट जो आई है सामने ये वाकई चिंता में डाल देने वाली है, डराने वाली है, क्योंकि पेरेंट्स को इसके सिम्टम्स के बारे में नहीं पता है। तो एक तो आप ये बताएं कि कैसे पहचानें कि आपके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है, और दूसरा डॉक्टर गांगुली ने मल्टीपल फैक्टर्स बताए हैं, लेकिन अचानक से इतनी तादाद क्यों बढ़ रही है बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज के लिए? इसके पीछे अहम ट्रिगर क्या लाइफस्टाइल है हमारा? थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका पहला क्वेश्चन आंसर करती हूँ कि पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि बच्चे को डायबिटीज हो रही है। तो डायबिटीज की जो प्रेजेंटेशन टाइप 1 की तब आती है बच्चों में जब 90% से ज्यादा पैंक्रियाज में ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन हो गई होती है और इंसुलिन नहीं बन रही होती है, और इस स्टेज में बिल्कुल भी इंसुलिन बॉडी में कम हो जाती है और शरीर का शुगर जो लेवल है वो बढ़ने लग जाता है। जब शुगर लेवल बढ़ता है तो वो खून के अंदर शुगर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आपके सेल्स के अंदर नहीं जा रही होती है बच्चे को एनर्जी देने के लिए, वो नहीं मिलती है शुगर। तो यही शुगर यूरिन के अंदर निकलती है, और जब यूरिन के अंदर निकलती है तो खूब सारा पानी खींचती है अपने साथ, तो बच्चे को बहुत ज्यादा यूरिन आता है। आपका बच्चा जो पहले नॉर्मल दिन में 3-4 बारी जा रहा था और रात को उठ के नहीं जा रहा था, अगर वो रात को उठ के भी यूरिन करने जा रहा है, रात को बेड गीला करना शुरू कर दिया है, दिन में उसको बहुत प्यास लग रही है, रात को भी उठ के पानी मांग रहा है, बच्चा बहुत थका थका रहना लग जाता है, बच्चे का वजन कम होने लग जाता है,
ये सब चीजें हैं जो एक पेरेंट्स को सतर्क कर देना चाहिए कि शायद समथिंग इज रॉन्ग, बट फिर भी पेरेंट्स के माइंड में कभी डायबिटीज नहीं आता है कि मेरे बच्चे को डायबिटीज है। और ना केवल पेरेंट्स, इवन जब जनरल डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं पेरेंट्स लेके बच्चे को इन तकलीफों के साथ, तो भी डॉक्टर्स को भी इतना शक नहीं होता है कि बच्चे को शायद टाइप 1 डायबिटीज है, तो वो शुगर की जांच कई बार नहीं होती। तो इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कभी किसी को इस तरह के सिम्टम हो रहे हो, वेट लॉस हो रहा हो, बहुत यूरिन आ रहा हो, बहुत प्यास लग रही हो, तो बाकी जांचों के साथ शुगर की जांच जरूर कराएं, खून में भी और यूरिन में भी। तो ये साइंस होते हैं और ये तभी प्रेजेंट होते हैं जब काफी एडवांस स्टेज में पैनक्रियास की डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है बीटा सेल्स की, जो इंसुलिन बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका था कि क्या कारण है कि आजकल टाइप 1 डायबिटीज का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगी। एक तो पिछले 2 साल में जो कोविड का टाइम रहा है, एक उससे मान लीजिए 20-30 साल पहले, मतलब लास्ट 3 डेकेड्स में ही देखा गया था कि एज कंपेयर टू पहले वाले उससे पहले टाइम से कि टाइप 1 डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ रहा है। अब मैं इसको जो डॉक्टर गांगुली ने बताया उसको मैं एक और सिंपल वे में बताना चाहती हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज कैसे होती है। टाइप 1 डायबिटीज उन बच्चों में या उन लोगों में होती है जिनका एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, कुछ एक सेट ऑफ जीन्स लेके वो पैदा होते हैं जो उनको ज्यादा प्रीडिस्पोज करते हैं कि इन बच्चों को शायद टाइप 1 डायबिटीज होगी। और ये तब होती है जब ये बच्चों पे कोई और एक्सपोजर या कोई और ट्रिगर आता है जो उनके इम्यून सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। और ये जो एक्सपोजर्स और ट्रिगर्स हैं, ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, ये इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, ये पोल्यूशन है, ये खाने पीने के पदार्थों में जो आजकल इतने पैकेज्ड फूड्स और इतने टॉक्सिन्स और इतने पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे हैं, ये सब चीजें उन इंडिविजुअल्स में जो ऑलरेडी प्रीडिस्पोज्ड है जेनेटिकली, उसके अंदर जब ये इस चीज का एक्सपोजर होता है, ये मिश्रण हो जाता है दोनों चीजों का, तो उनके अंदर एक इम्यून कैस्केड, एक इम्यून सिस्टम की एबनॉर्मेलिटी शुरू होती है और उनमें एक इम्यून प्रक्रिया ऐसी होती है कि उन्हीं का शरीर उन्हीं के पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। वो नहीं रियलाइज करता है कि ये अपना ही शरीर है, इसको नहीं किल करना चाहिए, लेकिन वो अपने ही शरीर की पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और धीरे 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 पैनक्रियाज जब 90% तक डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये वाले बीटा सेल्स, तब बच्चा प्रेजेंट करता है। इस चीज को 6 महीने से कुछ वर्ष भी लग सकते हैं। तो जब तक 90% तक नहीं होता डिस्ट्रॉय, तब तक कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो ये तो हो गई पहले की बात। और अभी जो पिछले 2 साल कोविड टाइम में देखा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज के केसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, कहीं कहीं तो ऑलमोस्ट ट्रिपल भी हो गए हैं। और इसका कारण यही है, जैसे मैंने बताया, कि जो एक्सपोजर है ऑन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स, जो वायरल एक्सपोजर है, तो ये कोविड वायरस वो एक हिट है जिसने डायरेक्टली पैनक्रियाज पे, प्लस ये इम्यून कैस्केड की वजह से, ये ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बनाने की वजह से इन बच्चों को जल्दी प्रेजेंट कर दिया है। शायद अगर ये कोविड वायरस नहीं होता, शायद अगर इतने एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और पोल्यूशंस नहीं होते, तो चाहे ये बच्चे जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, उन्हें फिर भी टाइप 1 डायबिटीज नहीं होती। दीक्षा, क्या खान पान में भी जो बदलाव आया है, लाइफस्टाइल में बदलाव आया है, ये भी एक वजह हो सकती है, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स? Yes, Kavita, बिल्कुल। But जैसा both the doctor और my colleagues have mentioned कि ये जो है ये जेनेटिकली पास ऑन हुआ है और कहीं ना कहीं वो एक तरह का ईटिंग पैटर्न जो जनरेशन से चलता आ रहा है और लास्ट जो 2-3 डेकेड्स में हमारा खाने पीने का तरीका या अडल्ट्रेशन जो है, जो किसी हद तक काफी ज्यादा बदल चुकी है, उसका असर अब हमारी आने वाली जनरेशन्स में दिखने लगा है। पर जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली इस चीज से इन्फेक्ट हो जाता है, जिनमें ये कंडीशन हो जाती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखे। जो डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है वो मेडिकेशंस तो लेनी ही है, उस तरह के खाने पीने की हिदायतें तो लेनी ही है, पर अदरवाइज ऑल्सो देयर इज अ पैटर्न ऑफ लाइफस्टाइल दैट पेरेंट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये बच्चे इस तरह की लाइफस्टाइल को फॉलो करें। क्योंकि जब टाइप 1 या टाइप 2 किसी भी तरह की डायबिटीज आपको है, तो आपके एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी उन बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जबकि
हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे बच्चे खेले कूदे और हर तरह के स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करें। तो अगर बच्चा कर पा रहा है, थोड़ा बहुत खुशी से कर पा रहा है, देन व्हाई नॉट। बट अगर किसी तरह से वो बॉडी उस चीज से अडेप्ट नहीं हो रही है, तो आपको खाने पीने की चीजों पर ज्यादा ध्यान रखना होगा कि किस तरह का न्यूट्रिशन उन्हें दिया जा रहा है। और थोड़ी सी the lifestyle should not be sedentary completely, but कुछ लिहाज तक एक लो लेवल एक्टिविटी होनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा बच्चे को थकाए ना, पर वो जो अंदर का डिसऑर्डर है उसको एक स्मूथ फंक्शनिंग के साथ विद मेडिकेशन आप अपने बच्चे के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सके। डॉक्टर गांगुली, टाइप 1 डायबिटीज के साथ क्या आप उम्र भर रह सकते हैं? इसका ट्रीटमेंट का जो लाइनअप है वो किस तरह से होता है, कितना लंबा चलता है? देखिए, ट्रीटमेंट इसका जिंदगी भर चलता है। टाइप 1 डायबिटीज नॉर्मली क्योर नहीं होती है, तो और सेंस ये बच्चों में ज्यादा होता है। एडल्ट्स में जो टाइप 2 डायबिटीज होते हैं उनमें जब ऑटो इम्यून फेनोमेनन होता है जिसको लाडा कहते हैं, तो 1% को वो उनकी एंटीबॉडी जैसे बोला गया वो अटैक करते हैं, बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, उनमें टाइप 1 होता है। बट एसेंशियली ये बचपन से होता है और सारी जिंदगी इसको मैनेज। तो इसमें मैनेजमेंट के गाइडलाइंस जो अभी दिए गए हैं, 10 गाइडलाइंस दिए गए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें लाइफस्टाइल है, उसमें बराबर इंसुलिन देते रहने का है, और ग्लाइसीमिया जो है, जब कोई खाता है कुछ होता है तो ग्लाइसीमिया एकदम से स्पाइक करती है, तो उस समय ग्लाइसीमिया को 40 से 60% घटाना पड़ता है। अगर वो हम नहीं घटा पाए तो उसमें फिर डैमेज होता है। और साथ में जो इनका जो खान पान है, ये सारी चीजें, जैसे जो प्योर स्टडी है सलीम यूसुफ ने और कई लोगों ने किया था, तो 4 फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश कट फूड्स, नॉट जूसेस, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है। फाइबर वाला डाइट इंक्लूडेड है और एक्सरसाइज इंक्लूडेड है। बच्चों में एक्सरसाइज कराना बड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी वो कोशिश करनी चाहिए और बच्चों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन देने का एक और भी अंजाम होता है कि जब आप इंसुलिन से कंट्रोल करते हो तो कभी कभी एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया होता है, शुगर बहुत ही नीचे ड्रॉप कर जाता है, उसमें लोगों की मौत भी हो सकती है। तो इसलिए बच्चे, पर्टिकुलरली जब बच्चों का होता है, उनको बहुत ही जागरूक करना पड़ता है। साथ में पास में थोड़ा सा ग्लूकोज या चीजें रखनी पड़ती है और अपने साथ रखना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे इतना एडल्ट की तरह अपने को सब समय, जब उनकी तबीयत खराब हो सडनली, उनको पता नहीं चल पाता। और इसमें अभी कुछ नए डिस्कवरीज हो रहे हैं, नए टाइप के इंसुलिन जैसे चीजें आ रही हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आ रहा है, जैसे बॉडी को जरूरत हो उतनी इंसुलिन पंप हो जाती है। ऐसी बहुत सारी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन बड़े महंगे हैं ये। जो प्रॉब्लम है कि इंसुलिन, जो डायबिटीज है, ये गरीबों की बीमारी है। हमारे यहाँ पर जो बच्चे चैलेंज पैदा होते हैं, लो बर्थ वेट पैदा होते हैं, एक्सट्रीम प्री टर्म पैदा होते हैं, उनमें डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होता है। जिनके मदर को जब होता है जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, वो ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाता है, उनके भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसमें जैसे बताया गया है कि बच्चों को शुरू में लोगों को पता नहीं चलता कि बच्चे को डायबिटीज है, तो जब सडन वेट लॉस, ज्यादा बार मिक्सचुरेशन होना या पेशाब होना, इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं जिससे कि आपको जागरूक होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो इंडिया में होनी चाहिए कि अच्छी सर्विलेंस होनी चाहिए। अगर सर्विलेंस वो हो और जो ससेप्टेबल पेरेंट्स हैं या फैमिलियल चीजें हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। एक और बात, अभी कोविड का बोला गया था,
कोविड के माने दर वायरल इन्फेक्शन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ड्रग्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनमें वायरल इन्फेक्शंस भी एक एडिशनलिटी है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स दो जो है हमारे पास DQB1 और DQA1, ये जो जेनेटिक फैक्टर ये अफ्रीकन अमेरिकन में तो बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, कॉकेशियन में भी ज्यादा एसोसिएशन है, एशियन में कम है 11%, इंडिया में लेस देन 1% है। तो अगर हो तो इसका मतलब नहीं कि आपको डायबिटीज हो ही जाएगा। जो एडिशनल फैक्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट, तो इनको उन चीजों से भी बचा के रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, एक्सरसाइज एज वेल एज इंसुलिन, ये जो सारी चीजें हैं ये शुरुआत में बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। अगर शुरुआत में किसी ने वो कर दी, अगर ऑर्गन डैमेज हो गया तो बहुत मुश्किल होता है उसको वापस लाना। एब्सोल्युटली, यहाँ पे कहीं ना कहीं डॉक्टर सेठी काउंसलिंग भी देना पड़ता होगा शायद बच्चों को। आप तो खैर मेरे इस तरह के केसेस से डील करती भी होंगी, तो जब कोई ऐसा केस आपके सामने आता है तो किस तरह से आप पेरेंट्स को काउंसल करती हैं, बच्चों को समझाती हैं? क्योंकि माता पिता के लिए तो अब ये एक उम्र भर चिंता है उनके लिए, और साथ ही उस बच्चे को इसके साथ अब जीना है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो डिसिप्लिन्ड वे में अपनी लाइफ जिए और समझे कि जिस तरह की बीमारी से वो डील कर रहे हैं ये घातक भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। और ये जो मैं काउंसलिंग के बारे में जो मैं कहती हूँ, मेरे तो काउंसलिंग सेशंस हर मतलब 1-1 घंटे का सेशन होता है और हर दूसरे तीसरे दिन होता है, तो वो बहुत लंबे में होता है। मैं आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का ये है कि बच्चे की डायबिटीज की मैनेजमेंट डिपेंड करेगी कि पेरेंट्स कितने अच्छे से उसकी मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, कितने अच्छे से मोटिवेटेड हैं, कितना अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे। और शुरू के टाइम में, क्योंकि एक शॉक होता है पेरेंट्स के लिए, शुरू के टाइम में अगर उन्हें अच्छे से काउंसिल किया जाए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, उनको बार बार बुलाया जाए, तो ये बहुत अच्छा प्रूव होता है। सेकेंड चीज, अब मेरे पास कोई पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा शॉक होता है फैमिली के लिए कि उनके किसी बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज हो गई और उनको बच्चे को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन पे रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं उनको बिल्कुल उनको दिलासा देती हूँ, उनको समझाती हूँ, उनको बोलती हूँ कि यस ये शॉक है, आप टाइम लीजिए शॉक से निकलने का और निकलिए 1-2 दिन में, बिकॉज इस चीज का और कोई विकल्प नहीं है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें नहीं जाना, आपने कुछ ऐसा नहीं किया, कोई गलती जीवन शैली में नहीं की जिसकी वजह से आपके बच्चे को हुआ, लेकिन अब ये हो गया है तो अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए मैं ये भी कहती हूँ कि आप पेरेंट्स हैं, बच्चा है तो आप पेरेंट्स बनेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे हाय बच्चे को सुई लगेगी, दर्द होगा या उसको इंसुलिन लगानी पड़ रही है, आपको पता है ये उसी के बेटर के लिए। अगर आप 2-3 दिन थोड़े ब्रेव हार्टेडली ये करोगे तो बच्चे बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, उनको टाइम नहीं लगता है। आप अगर आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा कि बहुत पेनफुल हो रहा है या आप रो रहे हो या ऐसे, तो वो चीज आप बच्चों के सामने नहीं करोगे। दूसरी काउंसलिंग में हम चीज ये बोलते हैं कि जैसे डॉक्टर गांगुली ने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज के मैनेजमेंट के 4 पिलर्स हैं। सबसे पहले है डाइट में हम ये कहते हैं कि आपका बच्चा सब कुछ वो खा सकता है जो हेल्दी हमारे लिए है, आपके लिए, जो अनहेल्दी हमारे लिए और आपके लिए, वो आपके बच्चे के लिए भी अनहेल्दी। तो हम बिल्कुल प्योर शुगर्स वगैरह गलत चीजें बंद करते हैं, पैकेज फूड बंद करते हैं, लेकिन अच्छी चीजें चाहे फ्रूट्स हो, चाहे ओकेजनल कभी आइसक्रीम हो, क्योंकि बच्चा है, बचपन है, वो सब हम देते हैं। सेकेंड चीज है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, और इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन दिन में 3 से 4 बारी करनी पड़ती है। उसकी पूरी प्रक्रिया हम सिखाते हैं पेशेंट्स को। वो अगेन बड़ा लंबा सेशंस होते हैं, डेली होते हैं, ताकि उनको रीइंफोर्स किया जाए। तीसरी चीज होती है कि शुगर चेक करनी। अगर हम शुगर मल्टीपल टाइम्स चेक करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारी शुगर कितनी है और उसके हिसाब से हम इंसुलिन दे सकते हैं। और कैसे आपको अपनी शुगर के हिसाब, कितनी आपकी प्री मील शुगर है और आपका खाना क्या खा रहे हो, उसके हिसाब से आपको कैसे इंसुलिन डोजेज एडजस्ट करनी है, ये हम सिखाते हैं। और चौथी चीज हम बोलते हैं कि एज अकॉर्डिंगली बच्चे को फिजिकली एक्टिव रहना है। ये नहीं कह रहे हैं कि उसको 2 किलोमीटर भागना, या फिजिकल एक्टिविटी हर एज में डिफरेंट टाइप्स की होती है। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास 1 से 2 साल के आते हैं, वो तो वैसे ही फिजिकल एक्टिव होते हैं। 5 से 6 साल के हिसाब से जो भी उनको करना है, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बैठने नहीं देना है, उनको कोई नीचे जाके पार्क में खेलना है, तो वो सब चीजें, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी भी शुगर को बेटर करती है, इंसुलिन जैसा ही काम करती है। तो बहुत सारी काउंसलिंग की जाती है। पेरेंट्स को
टाइम लगता है, पहले 2-3 दिन बहुत दुख से भरे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको लगता है बच्चा बेटर हो रहा है, वो देख रहे हैं, तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। उनको डिसिप्लिन सिखाते हैं कि आपके बच्चे का जो लाइफ स्टाइल है, आपको उसको डिसिप्लिन करना है। आपको खाने, एक दिन बच्चा 8 बजे उठ रहा है, एक दिन 10 बजे, 1 बजे, 12 बजे, ऐसे नहीं होगा। आपको फिक्स टाइम में 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट देना है, 1 से 2 के बीच में लंच देना है। डिसिप्लिन अप्रोच जो है आपको अपनाने की जरूरत है। दीक्षा, अब ये बताएं कि खान पान में, जैसा कि तमाम डॉक्टर्स ने भी कहा कि आपको फाइबर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, आपको प्रोटीन ज़्यादा खाने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी कविता, जैसा डॉक्टर सेठी एंड गांगुली ने भी कहा कि जो डायरेक्ट शुगर है या प्रोसेस्ड खाना है वो तो बंद करना होता है या ओकेजनली रखना होता है, क्योंकि बच्चों को तो ये चीजें पसंद है, पर आपको एक वो डिसिप्लिन लाने की जरूरत है एज अ पेरेंट, और बच्चे को समझना भी जरूरी है कि ये बहुत जरूरी है मेरे लिए कि मैं हर दूसरे दिन एक चॉकलेट या टॉफी डायरेक्ट जो आपकी शुगर लेवल्स को स्पाइक करे उस तरह का खाना नहीं खा सकता हूँ या खा सकती हूँ। तो कैटेगरीज में आते हैं ऑल द जंक फूड, जो भी एक्सेप्शनली मीठा है टेस्ट में, डायरेक्ट शुगर, उस तरह की चीजें अवॉइड करनी होंगी, चॉकलेट, कैंडीज, आइसक्रीम, केक एक्सेट्रा। और आपको नेचुरल शुगर से भरपूर चीजें अपनी डाइट में लेनी होगी। जो फाइबर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो जो भी चीजों में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपकी शुगर लेवल को स्पाइक अप करते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ओट्स हो गया, या हमारे जो इंडियन ग्रेन्स हैं, ज्वार, बाजरा, इनमें ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह के ग्रेन्स आप अगर बच्चे के डेली डाइट में ऐड करें, गेहूं विद ब्रान ऐड करें या ब्राउन राइस ऐड करें, तो इससे आप काफी हद तक डायरेक्ट जो स्पाइक है शुगर लेवल का वो कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रूट्स ऐड करें। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा ग्रोइंग एज में है, तो दूसरी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए बॉडी की बहुत जरूरी है कि आप सोर्स ए का प्रोटीन अपनी डाइट में ले। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, एग्स हो गया, चिकन हो गया, एनी टाइप ऑफ मीट, फिश हो गई, या अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दालें, पनीर, इस तरह की चीजें अपनी डाइट में ऐड करें। बहुत सारी सब्जियां, जितनी आप ग्रीन लीफी कलर्ड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में डालेंगे उतना अच्छा है। और एक्टिविटी के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे डॉक्टर सेठी ने कहा कि बच्चे वैसे खेलते हैं, तो कई बच्चों को वो रियलाइज ही नहीं होता है कि वो एक्टिविटी वो खेल खेल में हो जाती है। बट एज अ पेरेंट आपको ये सजग होना बहुत जरूरी है कि बच्चा बहुत देर तक स्क्रीन के आगे ना बैठा हो, या गेम्स में उस तरह के बैठा ना हो कि जिसमें चाइल्ड इज सिटिंग। सही मैनेजमेंट और डिसिप्लिन अप्रोच आपको अपनानी होगी। मकसद यहाँ पे आपको घबराने का नहीं है, लेकिन बस आपको अवेयर कराने का है और थोड़ा सा जागरूक और कॉशियस, अलर्ट रहने की जरूरत है। किसी भी तरह के सिम्टम्स आपको अपने बच्चे में दिखाई दें तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेकअप करवा लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुझे भी कंज्यूमर इज किंग में आज इजाजत दें। नमस्कार।